एडजी पर वापस स्वागत है, जहां हम सीबीएसई क्लास 12 के लिए आपके पर्सनल एआई ट्यूटर की तरह कॉन्सेप्ट्स को धीरे धीरे समझते हैं। आज का एक्सटेंडेड एपिसोड क्लास 12 हिस्ट्री के थीम 1 ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन पर है। यह लगभग 30 से 60 मिनट्स का आराम से किया जाने वाला रिवीजन है। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं स्वाति। नोटबुक हो तो पास रखो, लेकिन तुम इसे पैसिवली भी सुन सकते हो। पुणे की रिया ने बताया था कि सील्स और ड्रेनेज याद रहते हैं, पर पूरा आंसर नहीं बनता। इसलिए आज हम टाइमलाइन, आर्कियोलॉजी, फूड, सिटीज, सोसाइटी, क्राफ्ट्स, ट्रेड, स्क्रिप्ट, डिक्लाइन और एग्जाम टिप्स को क्वेश्चंस के साथ जोड़ेंगे। और एक बात, इसे सिर्फ सुनना नहीं है, बीच बीच में अपने मन में आंसर बनाना है। अगर कोई डाउट आए तो एडजी में उसी एग्जैक्ट डाउट को सोक्रेटिक क्वेश्चंस के साथ खोल सकते हो। आज हमारा गोल डेट्स रटना नहीं, बल्कि ये देखना है कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से हिस्टोरियंस हड़प्पन लाइफ को रिकंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। तैयार हो? चलो, सबसे पहले चैप्टर के टाइटल को ही एक क्लू की तरह पढ़ते हैं। ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स तीन अलग ऑब्जेक्ट्स नहीं, बल्कि पूरी सिविलाइजेशन को समझने के तीन रास्ते हैं। ब्रिक्स हमें अर्बन प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन बताते हैं, बीड्स क्राफ्ट प्रोडक्शन और एक्सचेंज की ओर संकेत करते हैं, और बोन्स डाइट, एनिमल्स तथा बेरियल्स के बारे में एविडेंस देते हैं। साथ में सील्स, पॉटरी, टूल्स और वेट्स हमारी पिक्चर को और कंप्लीट करते हैं। तो लिसनर, एक सेकंड सोचो, अगर किसी सिविलाइजेशन की अपनी रीडेबल रिटन हिस्ट्री ना मिले तो हम उसके बारे में कैसे जानेंगे? क्या हम सिर्फ अनुमान लगाएंगे या ऑब्जेक्ट्स को केयरफुली पढ़ेंगे? तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? इसी क्वेश्चन का उत्तर इस पूरे चैप्टर की बैकबोन है। हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। हड़प्पा उस जगह का नाम है जहां सिविलाइजेशन को आइडेंटिफाई किया गया। इसका टोटल टाइम स्पैन 6000 बीसीई से 1300 बीसीई तक माना गया है। तीन फेजेस याद रखो: अर्ली हड़प्पन 6000 बीसीई से 2600 बीसीई, मैच्योर हड़प्पन 2000 600 बीसी से 1900 बीसीई, और लेट हड़प्पन 1900 बीसीई से 1300 बीसीई। यहाँ एक कॉमन कंफ्यूजन है। मैच्योर हड़प्पन फेज को सिर्फ डिक्लाइन से मत जोड़ना। यह सिविलाइजेशन का अर्बन और सबसे प्रॉस्पेरस फेज था। डिक्लाइन लगभग 1900 बीसीई के आसपास शुरू होता है और उसके बाद लेट हड़प्पन फेज आता है। एग्जाम में सीक्वेंस उलट गया तो पूरा क्रोनोलॉजी आंसर कमजोर हो सकता है। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स बहुत बड़े रीजन में मिले हैं: पॉटरी, बेक्ड और अनबेक्ड ब्रिक्स, सील्स, वेट्स, बीड्स, कॉपर और ब्रॉन्ज आर्टिकल्स अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब से लेकर जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र तक पाए गए। इसलिए इसे केवल एक रिवर वैली की छोटी सेटलमेंट समझना सही नहीं होगा। मैप वर्क में साइट्स और रूट्स को देखकर यह भी पूछ सकते हैं कि अर्ली और मैच्योर हड़प्पन ऑक्यूपेशंस में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस क्या हैं। मैप को डेकोरेशन की तरह मत देखना। रिवर्स, अरेबियन सी सेटलमेंट्स और रिसोर्स एरियाज के बीच रिलेशनशिप समझो। यही मैप ऑब्जर्वेशन बाद में एग्रीकल्चर, क्राफ्ट और ट्रेड के आंसर्स में काम आएगा। मैच्योर अर्बन फेज अचानक नहीं आया। उससे पहले कई आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स थीं, जिनमें डिस्टिंक्टिव पॉटरी, एग्रीकल्चर, पैस्टोरलिज्म और कुछ क्राफ्ट्स के प्रमाण मिलते हैं। उनकी सेटलमेंट्स जनरली छोटी थीं और बड़े बिल्डिंग्स लगभग नहीं थे। रिसेंट एविडेंस यह संकेत देता है कि हड़प्पन कल्चर अराउंड 7000 बीसी की अर्ली फार्मिंग कम्युनिटीज से धीरे धीरे विकसित हुई। यानी अर्ली हड़प्पन को फॉर्मेटिव फेज कहने का मतलब है कि उस समय पैटर्न्स बन रहे थे। एग्रीकल्चर, पैस्टोरलिज्म, पॉटरी और क्राफ्ट एक्टिविटी आगे चलकर अर्बन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं। इस डेवलपमेंट को सडन इन्वेजन या इंस्टेंट सिटी बिल्डिंग की तरह लिखना, सोर्स की ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात को मिस करना होगा। अब सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज पर आते हैं। ये फेज पूछता है कि लोग भोजन और जीवन निर्वाह कैसे करते थे। हड़प्पन्स ने प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स की वाइड रेंज इस्तेमाल की। चार्ड ग्रेन्स और सीड से डाइटरी प्रैक्टिसेस रिकंस्ट्रक्ट की गई। एंशिएंट प्लांट रिमेन्स के स्पेशलिस्ट्स को आर्कियोबॉटनिस्ट कहा जाता है। ग्रेन्स में व्हीट, बार्ली, लेंटिल,
चिकपी और सेसमी मिले हैं। गुजरात के साइड से मिलेट्स मिले, जबकि राइस रिलेटिवली रेयर था। इसलिए अगर क्वेश्चन पूछे कि हड़प्पन सिटीज में फूड आइटम्स कौन से थे, तो सिर्फ व्हीट लिखकर मत रुकना। प्लांट एविडेंस के साथ एनिमल प्रोडक्ट्स और फिश भी जोड़ना है। एनिमल बोन्स में कैटल, शीप, गोट, बफेलो और पिग शामिल हैं। आर्कियोजोलॉजिस्ट ने इन एनिमल्स को डोमेस्टिकेटेड माना है। वाइल्ड स्पीशीज जैसे बोर, डियर और घड़ियाल की बोन्स भी मिली हैं। लेकिन यहाँ एविडेंस की सीमा याद रखो, यह निश्चित नहीं है कि हड़प्पन्स खुद हंट करते थे या हंटिंग कम्युनिटीज से मीट लेते थे। क्विक चेक, चार्ट ग्रेन्स और सीड से हमें क्या पता चलता है? सही डायरेक्शन है डाइटरी प्रैक्टिसेस। एनिमल बोन से डोमेस्टिकेशन और पॉसिबल हंटिंग के क्लूज मिलते हैं, लेकिन एविडेंस को ओवरस्टेट मत करना। आर्कियोलॉजिस्ट का रिस्पॉन्सिबल आंसर कहता है कि कुछ बातें नोन है और कुछ पॉसिबिलिटीज के रूप में रखी जाती हैं। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी रिकंस्ट्रक्ट करना थोड़ा कठिन है। ग्रीन्स मिलना एग्रीकल्चर का संकेत है, पर एक्चुअल प्रैक्टिस पूरी तरह डायरेक्टली दिखाई नहीं देती। सील्स और टेराकोटा स्कल्पचर्स में बुल का रिप्रेजेंटेशन मिला, इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट एक्सट्रापोलेट करते हैं कि ऑक्सन बाइंग में इस्तेमाल होते होंगे। चोलिस्तान और बनवाली से टेराकोटा प्लाऊ मॉडल्स भी मिले। कालीबंगन में अर्ली हड़प्पन लेवल से प्लाउड फील्ड मिला। उसमें फरोज के 2 सेट्स एक दूसरे को राइट एंगल्स पर काटते हैं। इससे सजेशन मिलता है कि 2 डिफरेंट क्रॉप साथ उगाई होंगी। ध्यान दो, वर्डिंग सजेशन है, एब्सोल्यूट सर्टेनिटी नहीं। हिस्ट्री में एविडेंस और इन्फरेंस का डिफरेंस लिखना बहुत वैल्यूएबल है। हार्वेस्टिंग टूल्स को लेकर भी क्वेश्चन खुला है। क्या स्टोन ब्लेड्स वुडन हैंडल्स में सेट होते थे या मेटल टूल्स इस्तेमाल होते थे? अधिकांश साइट्स सेमी एरिड लैंड्स में हैं, इसलिए इरिगेशन की आवश्यकता रही होगी। शोरतुघई में कैनल्स के ट्रेसेस मिले हैं, जबकि पंजाब और सिंध में नहीं मिले। पुराने कैनल्स सिल्टेड अप हो सकते हैं। वेल से खींचा गया वाटर इरिगेशन में इस्तेमाल हुआ होगा और धोलावीरा के रिजर्वायर्स वाटर स्टोरेज के लिए उपयोगी रहे होंगे। लिसनर, सोचो, एक ही आंसर में कैनाल्स, वेल्स और रिजर्वायर्स लिखने से क्या दिखता है? यही कि हड़प्पन एग्रीकल्चर एक सिंगल मेथड पर डिपेंड नहीं थी। अलग लोकेशंस पर अलग वाटर स्ट्रैटेजीज संभव थी। अब आर्टिफैक्ट्स को पढ़ने की मेथड समझते हैं। फूड प्रोसेसिंग के लिए ग्राइंडिंग इक्विपमेंट और मिक्सिंग, ब्लेंडिंग तथा कुकिंग वेसल्स चाहिए थे। ये स्टोन, मेटल और टेराकोटा से बने थे। मोहनजोदारो से सैडल क्वेरेंस बड़ी संख्या में मिले। उनके यूसेज मार्क्स और शेप देखकर आर्कियोलॉजिस्ट्स ने उनके पॉसिबल फंक्शंस पर विचार किया। कुछ कोन्स पर छोटा स्टोन आगे पीछे रोल किया जाता था और दूसरे टाइप में स्टोन पाउंडर की तरह इस्तेमाल होता था। पहले टाइप को ग्रेन ग्राइंडिंग से और दूसरे को हर्ब्स तथा स्पाइसेस पाउंडिंग से जोड़ा गया। यह इंटरप्रिटेशन प्रेजेंट डे एनालॉजी और आर्टिफैक्ट की फिजिकल फॉर्म दोनों पर आधारित थी। लेकिन प्रेजेंट डे एनालॉजी यूजफुल होने के साथ रिस्की भी हो सकती है। अगर आज कोई स्टोन किचन में अलग काम आता है, तो एंशिएंट सोसाइटी में उसका वही फंक्शन था। यह ऑटोमेटिकली प्रूव नहीं होता। कॉन्टेक्स्ट देखना होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ मिला, किस मटेरियल का था, यूसेज मार्क्स क्या थे और दूसरे फाइंड से उसका रिलेशन क्या था। एक छोटा रिकॉल, आर्कियोलॉजिस्ट किसी आर्टिफैक्ट की फंक्शन पहचानने के लिए किन 3 रास्तों का सहारा ले सकते हैं? मटेरियल, प्रेजेंट डे रिजेम्बलेंस और आर्कियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में हाउस, ड्रेन, ग्रेव या किल्न जैसी जगहें क्लूज देती हैं। यही रीजनिंग बाद में सोशल और रिलीजियस इंटरप्रिटेशन में भी लागू होगी। अब हम चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट अर्बन सेक्शंस में प्रवेश कर रहे हैं। मोहनजोदारो सबसे वेल नोन साइट था, लेकिन फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट हड़प्पा था। मोहनजोदारो की सेटलमेंट 2 आर्ट्स में डिवाइडेड थी, छोटा और ऊंचा सिटाडेल तथा बड़ा और नीचा लोअर टाउन। दोनों वॉल्ड थे और सिटाडेल मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स पर बना था। सिटाडेल और लोअर टाउन का डिफरेंस केवल हाइट का नहीं है। सिटाडेल फिजिकली सेपरेटेड और वॉल्ड था, जबकि लोअर टाउन बड़ा रेसिडेंशियल अर्बन एरिया था। कुछ स्ट्रक्चर्स प्लेटफॉर्म्स पर बनाए गए थे। फाउंडेशंस तैयार करने में लगभग 4 मिलियन पर्सन डेज लगने का कैलकुलेशन मिलता है। इससे लार्ज स्केल लेबर मोबिलाइजेशन का एविडेंस मिलता है। प्लानिंग का एक स्ट्रॉन्ग साइन यह है कि प्लेटफॉर्म्स पहले बनाए गए और उसके बाद बिल्डिंग एक्टिविटी फिक्स्ड एरिया में हुई।
ब्रिक्स भी स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो में थीं, लेंथ हाइट से 4 टाइम्स और ब्रेथ हाइट से 2 टाइम्स। सन ड्राइड हो या बेक्ड, ये रेशियो सेटलमेंट्स में कॉमन था। एग्जाम आंसर में स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स को जरूर इंक्लूड करना। तो क्वेश्चन है, मोहेंजोदारो प्लान्ड सिटी थी, ये कैसे प्रूव करेंगे? फिक्स प्लेटफॉर्म्स, रिस्ट्रिक्टेड बिल्डिंग एरा, स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स, वॉल्ड सेक्शंस, ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट्स और इंटीग्रेटेड ड्रेन्स। आंसर में सिर्फ एडवांस सिटी मत लिखो, हर क्लेम के साथ आर्कियोलॉजिकल फीचर जोड़ो, तभी एक्सप्लेनेशन कन्विंसिंग बनेगी। ड्रेनेज सिस्टम हड़प्पन अर्बन प्लानिंग की डिस्टिंक्टिव फीचर थी। स्ट्रीट्स अप्रॉक्सीमेट ग्रिड पैटर्न में थीं और राइट एंगल्स पर इंटरसेक्ट करती थीं। ऐसा लगता है कि ड्रेन्स वाली स्ट्रीट्स पहले लेआउट की गईं, फिर हाउसेस बनाए गए। अगर डोमेस्टिक वेस्ट वाटर स्ट्रीट ड्रेन्स में जाना था तो हर हाउस की कम से कम एक वॉल स्ट्रीट से लगी होनी चाहिए थी। इस डिटेल को इमेजिन करो, पहले रोड और ड्रेन का प्लान, फिर उसके हिसाब से हाउस कंस्ट्रक्शन। यानी ड्रेनेज कोई बाद में जोड़ी गई सुविधा नहीं लगती, बल्कि टाउन लेआउट का हिस्सा थी। यही रीजन है कि ड्रेनेज सिस्टम को टाउन प्लानिंग का एविडेंस माना जाता है। सिटाडेल पैटर्न हर सेटलमेंट में बिल्कुल सेम नहीं था। धोलावीरा और उथल में पूरा सेटलमेंट फोर्टिफाइड था और इंटरनल सेक्शंस भी वॉल से सेपरेटेड थे। लोथल का सिटाडेल अलग से वॉल नहीं था, लेकिन हाइट पर बना था, इसलिए हड़प्पन प्लानिंग में यूनिफॉर्मिटी के साथ रीजनल वेरिएशन भी थी। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में कोर्टयार्ड सेंटर्ड हाउसेज मिलते हैं। रूम्स कोर्टयार्ड के चारों ओर थे और कोर्टयार्ड में कुकिंग तथा वीविंग जैसी एक्टिविटीज होती होंगी, खासकर हॉट और ड्राई वेदर में। ग्राउंड लेवल पर स्ट्रीट फेसिंग विंडोज नहीं थी और एंट्रेंस से इंटीरियर का डायरेक्ट व्यू नहीं मिलता था। इससे प्राइवेसी की अपैरेंट कंसर्न दिखाई देती है। हर हाउस में ब्रिक पेव्ड बाथरूम था, जिसका ड्रेन वॉल से होकर स्ट्रीट ड्रेन से जुड़ता था। कुछ हाउसेस में अपर स्टोरी या रूफ तक जाने वाली स्टेयरकेसेस थीं। कई हाउसेस में वेल्स थे और मोहनजोदारो में वेल्स की संख्या लगभग 700 एस्टिमेट की गई है। ये डोमेस्टिक प्लानिंग और वाटर एक्सेस दोनों का एविडेंस है। ड्रेन्स ब्रिक्स सेट इन मॉर्टर से बने थे और लूज ब्रिक्स या कभी लाइमस्टोन कवर से ढके होते थे, ताकि क्लीनिंग संभव हो। हाउस ड्रेन्स पहले सम्प या सेसपिट में एम्प्टी होते, जहां सॉलिड मैटर सेटल होता और वेस्ट वाटर आगे स्ट्रीट ड्रेन में जाता। लेकिन मेंटेनेंस परफेक्ट नहीं थी, क्लियर डेब्रिस के छोटे हीप्स भी मिले हैं। ड्रेनेज केवल बड़े सिटीज तक सीमित नहीं थी, स्मॉलर सेटलमेंट्स में भी इसके ट्रेसेस मिले। लोथल में हाउसेस मड ब्रिक्स के थे, लेकिन ड्रेन्स बर्न ब्रिक्स से बनाए गए थे। इसलिए एग्जाम में ये मत लिखना कि केवल मोहनजोदारो में ड्रेनेज थी। सही बात है कि बड़े और छोटे दोनों सेटलमेंट्स में ड्रेनेज एविडेंस मिलता है। अब ग्रेट बात, ये सिटाडेल की कोर्टयार्ड में बना लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक था। चारों तरफ कॉरिडोर और नॉर्थ तथा साउथ में 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स थीं। ब्रिक्स को एज पर लगाकर और जिप्सम मोटर से टैंक को वाटर टाइट बनाया गया। रूम्स और वेल भी नियर बाय थे और वाटर एक ह्यूज ड्रेन में फ्लो करता था। ग्रेट बाथ को स्कॉलर्स ने कॉन्टेक्स्ट और यूनिकनेस के आधार पर स्पेशल रिचुअल बाथ माना है, लेकिन इसे एब्सोल्यूट फैक्ट की तरह मत लिखना। चैप्टर बार बार बताता है कि आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस चेंज हो सकती हैं। वेयर हाउस और ग्रेट बाथ सिटाडेल के स्पेशल पब्लिक स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, पर उनके एग्जैक्ट फंक्शंस पर सावधानी जरूरी है। अब मिनी रिकैप, मैच्योर हड़प्पन अर्बनिज्म को समझने के लिए सिटाडेल, लोअर टाउन, प्लेटफॉर्म्स, स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स, ग्रिड स्ट्रीट्स, हाउस बाथरूम्स और ड्रेन्स याद रखो। ग्रेट बाथ को स्पेशल रिचुअल यूज से जोड़ा गया है, मगर स्कॉलरली सजेशन के रूप में। इसी तरह एविडेंस पढ़ना है, लेबल्स को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना। अब एक नेचुरल स्टडी मोमेंट। इस रिकैप के बाद तुम एडजी में अपने लिए एक शॉर्ट एक्टिव रिकॉल चैलेंज बना सकते हो। बिना नोट्स देखे मोहेंजोदारो की प्लानिंग के 5 फीचर्स एक्सप्लेन करो। अगर कोई पॉइंट अटकता है तो वही एग्जैक्ट डाउट पूछो। चलो अब देखते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट सोशल डिफरेंसेस को कैसे ट्रेस करते हैं। सोशल या इकोनॉमिक डिफरेंस जानने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट्स बेरियल्स और आर्टिफैक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करते हैं। हड़प्पन बेरियल्स में डेड जनरली पिट्स में लेड होते थे। कुछ पीट्स में हॉलोड स्पेसेस ब्रिक्स से लाइन थी। क्या यह सोशल डिफरेंस दिखाता है? चैप्टर का रिस्पॉन्सिबल आंसर है शायद, लेकिन हम श्योर नहीं हैं। कुछ ग्रेव्स में पॉटरी और ऑर्नामेंट्स मिले जो
आफ्टर लाइफ में इनके उपयोग की बिलीफ का संकेत हो सकते हैं। ज्वेलरी मैन और विमेन दोनों के बरियल्स में मिली। हड़प्पा सेमेट्री में एक मेल स्केलेटन के स्कल के पास शेल रिंग्स, जैस्पर बीड और हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बीड्स का ऑर्नामेंट मिला। कॉपर मिरर्स भी कुछ बरियल्स में मिले हैं। फिर भी ओवरऑल पिक्चर ये नहीं है कि हड़प्पन्स डेड के साथ इनॉर्मस वेल्थ बरी करते थे। प्रेशियस थिंग्स जनरली ग्रेव्स में नहीं रखी जाती थी। यही पॉइंट हड़प्पन बरियल्स को इजिप्शियन रॉयल पिरामिड से अलग बनाता है। कंपैरिजन करते समय दोनों सोसाइटीज को सिंपली सेम मत लिखना। बरियल वेल्थ की मात्रा और पैटर्न अलग थे। दूसरी स्ट्रैटेजी है यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स और लग्जरीज को कंपेयर करना। डेली यूज ऑब्जेक्ट्स ऑर्डिनरी मटेरियल से आसानी से बनते और पूरे सेटलमेंट में मिलते हैं। रेयर ऑब्जेक्ट्स, कॉस्टली नॉन लोकल मटेरियल्स या कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी से बने ऑब्जेक्ट्स को लग्जरी माना जा सकता है। फैंस का छोटा पोर्ट ऐसा एग्जाम्पल है, क्योंकि उसे बनाना डिफिकल्ट था। लेकिन क्लासिफिकेशन हमेशा सिंपल नहीं है। रेयर मटेरियल का स्पिंडल वर्ल्ड डेली यूज में हो सकता है, तो क्या वह यूटिलिटेरियन है या लग्जरी? डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प करती है। वैल्यूएबल रेयर ऑब्जेक्ट्स मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे लार्ज सेटलमेंट्स में कॉन्सेंट्रेटेड थे, जबकि स्मॉलर सेटलमेंट्स में कम मिले। गोल्ड ज्वेलरी भी रेयर थी और होर्ड्स में मिली। एग्जाम चेक। क्या बरियल वेरिएशन अलोन सोशल हायरार्की प्रूव कर देती है? नहीं। लिखो कि बरियल पिट्स, ग्रेव गुड्स और आर्टिफैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन पोटेंशियल डिफरेंसेस का संकेत देते हैं, पर फुल सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्लियर नहीं है। आर्कियोलॉजी में अनसर्टेनिटी वीकनेस नहीं, सही तरीके से लिखी गई लिमिटेशन आंसर को मैच्योर बनाती है। अब क्राफ्ट प्रोडक्शन। चन्हुदारो एक टाइनी सेटलमेंट था, 7 हेक्टेयर से भी कम, जबकि मोहनजोदारो 125 हेक्टेयर्स का था। चन्हुदारो ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग और वेट मेकिंग जैसे क्राफ्ट्स के लिए जाना गया। यह स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंट एविडेंस है। बीड्स के मटेरियल्स बहुत डाइवर्स थे। कार्नेलियन, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्स और स्टीएटाइट जैसे स्टोन्स, कॉपर, ब्रॉन्ज और गोल्ड जैसे मेटल्स, शेल, फेयांस और टेराकोटा भी। शेप्स भी अनेक थीं, जैसे डिस्क शेप्ड, सिलिंड्रिकल, स्फेरिकल, बैरल शेप्ड और सेगमेंटेड। कुछ बीड्स पेंटेड, इंसाइज्ड या एच्ड डिजाइन से डेकोरेटेड थे। बीड मेकिंग प्रोसेस मटेरियल के अनुसार बदलता था। स्टीटाइट सॉफ्ट स्टोन था, इसलिए आसानी से वर्क होता और पाउडर पेस्ट से मोल्ड भी किया जा सकता था। कार्नेलियन का रेड कलर फायरिंग से प्राप्त किया जाता था। नोड्यूल्स को चिप करके रफ शेप, फिर फाइन फ्लेकिंग, ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग और ड्रिलिंग की जाती थी। स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स चन्हुदारो, लोथल और धोलावीरा से मिले हैं। नागेश्वर और बालाकोट कोस्टल शेल वर्किंग सेंटर्स थे, जहां बैंगल्स, लैडल्स और इनले बनाए जाते थे। फिनिश प्रोडक्ट्स छोटे सेंटर से लार्ज अर्बन सेंटर्स तक पहुंचते होंगे। इससे प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच नेटवर्क का अनुमान निकलता है। क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर आइडेंटिफाई करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट्स रॉ मटेरियल, टूल्स, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स, रिजेक्ट्स और वेस्ट देखते हैं। वेस्ट सबसे स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर हो सकता है, क्योंकि कटिंग के बाद छोटे फ्रैगमेंट्स वर्क एरिया में छूटते हैं। इसलिए केवल ब्यूटीफुल फिनिश्ड बीड मिलना पर्याप्त नहीं, प्रोडक्शन साइट का कॉन्टेक्स्ट ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। एक क्विक क्वेश्चन। अगर किसी साइट पर रॉ मटेरियल, ड्रिल, अनफिनिश्ड बीड और वेस्ट मिले, तो तुम्हारा कंक्लूजन क्या होगा? वहां क्राफ्ट प्रोडक्शन होती थी। अगर केवल फिनिश्ड बीड मिले, तो वह ट्रेड या कंजम्पशन का एविडेंस भी हो सकता है। एविडेंस के आधार पर कंक्लूजन की स्ट्रेंथ बदलती है। क्राफ्ट्स के लिए क्ले लोकली अवेलेबल थी, लेकिन स्टोन, टिम्बर और मेटल अलूवियल प्लेन के बाहर से लाने पड़ते थे। बुलक कार्ट के टेराकोटा मॉडल्स लैंड ट्रांसपोर्ट की ओर संकेत करते हैं। रिवरीन रूट्स, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के अलोंग तथा कोस्टल रूट्स भी प्रोबेबल ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस थे। रॉ मटेरियल्स के लिए सेटलमेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर बने नागेश्वर और बालाकोट शेल एरियाज के पास थे। शोरतुगाई अफगानिस्तान में लैपिस लेजुली के सोर्स के पास था। लोथल कार्नेलियन, स्टीएटाइट
और मेटल सोर्सेस से कनेक्टेड था। खेतरी रीजन कॉपर से और साउथ इंडिया गोल्ड से जुड़ी एक्सपेडिशंस की पॉसिबिलिटी भी रखी गई है। ओमान से कॉपर आने की पॉसिबिलिटी केमिकल एनालिसिस से सपोर्ट होती है। ओमानी कॉपर और हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स में निकल ट्रेसेस मिले जो कॉमन ओरिजिन सजेस्ट करते हैं। ओमानी साइट्स पर थिक ब्लैक क्ले कोटिंग वाला लार्ज हड़प्पन जार भी मिला। जार में क्या था ये पता नहीं, लेकिन कंटेंट्स के बदले कॉपर एक्सचेंज हुआ हो सकता है। मेसोपोटामियन टेक्स्ट टिलमन, मगन और मेलुहा जैसे रीजन से कॉन्टैक्ट मेंशन करते हैं। मेलुहा को पॉसिबल हड़प्पन रीजन माना गया है और कार्नेलियन, लैपिस लाजुली, कॉपर, गोल्ड तथा वुड जैसी प्रोडक्ट्स का उल्लेख मिलता है। सील्स पर शिप्स और बोट्स के डिपिक्शंस तथा सीफेरर्स का रेफरेंस ही कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी को मजबूत करते हैं। ट्रेड रूट्स आंसर में 3 कैटेगरीज लिखना यूजफुल है: लैंड रूट्स, रिवराइन रूट्स और कोस्टल या सी रूट्स। लेकिन एग्जैक्ट रूट को सर्टेनिटी से मत ड्रॉ करना, क्योंकि चैप्टर पॉसिबल रूट्स की बात करता है। मैप में अरेबियन सी और कनेक्टेड सेटलमेंट्स देखकर रूट बेस्ड रीजनिंग डेवलप करो। सील्स और सीलिंग्स का प्रैक्टिकल फंक्शन समझो। गुड्स से भरी बैग का माउथ रोप से बांधा जाता, नॉट पर वेट क्ले लगाया जाता और सील प्रेस की जाती। अगर बैग सीलिंग इंटैक्ट पहुंची तो टैम्परिंग नहीं हुई मानी जा सकती थी। सीलिंग सेंडर की आइडेंटिटी भी कम्युनिकेट करती थी। हड़प्पन सील्स स्टीएटाइट से बनी डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स थीं। इनमें एनिमल मोटिव्स और राइटिंग की लाइन होती थी। स्कॉलर सजेस्ट करते हैं कि राइटिंग में ओनर का नेम और टाइटल हो सकता है, जबकि एनिमल मोटिफ उन लोगों तक मीनिंग पहुंचा सकता था जो पढ़ नहीं सकते थे। इसलिए सील ट्रेड और कम्युनिकेशन दोनों से जुड़ी थी। स्क्रिप्ट अभी अनडिसाइफर्ड है। इंस्क्रिप्शंस जनरली शॉर्ट है और लॉन्गेस्ट में अबाउट 26 साइंस हैं। साइंस की संख्या लगभग 375 से 400 के बीच है। इसलिए इसे सिंपल अल्फाबेटिकल स्क्रिप्ट नहीं माना जाता। सील्स के स्पेसिंग पैटर्न से स्क्रिप्ट राइट टू लेफ्ट लिखी गई होगी, ऐसा इन्फरेंस किया गया है। राइटिंग केवल सील्स पर नहीं मिली। कॉपर टूल्स, जार रिम्स, कॉपर और टेराकोटा टैबलेट्स, ज्वेलरी, बोन रॉड्स और धोलावीरा के साइनबोर्ड पर भी साइंस मिले हैं। इससे लिटरेसी के बारे में क्वेश्चंस उठते हैं, लेकिन लिटरेसी कितनी वाइड स्प्रेड थी यह निश्चित नहीं। एविडेंस प्रेजेंस दिखाता है, सोशल रीच नहीं। वेट्स भी एक्सचेंज को रेगुलेट करते थे। ये जनरली क्यूबिकल चर्ट स्टोन के बने और अनमार्क्ड होते थे। लोअर डिनोमिनेशंस बाइनरी सीक्वेंस फॉलो करते थे, 1, 2, 4, 8, 16, 32। हायर डिनोमिनेशंस डेसिमल पैटर्न में थे, जैसे 160, 200, 320 और 640। मिडिल स्केल पैन्स भी मिले हैं। यहां एक्टिव रिकॉल करो, सील्स आइडेंटिटी और पैकेज सिक्योरिटी से कैसे जुड़ी थी, स्क्रिप्ट की 2 फीचर्स क्या थी, और वेट्स में लोअर तथा हायर डिनोमिनेशंस का पैटर्न क्या था। तीनों को अलग अलग हेडिंग्स में बोलकर देखो। अगर आंसर कनेक्टेड है तो चैप्टर की इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरह समझ में आ रही है। अब अथॉरिटी का डिफिकल्ट क्वेश्चन। आर्टिफैक्ट्स, ब्रिक्स, वेट्स और पॉटरी में एक्स्ट्रॉर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी है। सेटलमेंट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर हैं। मैसिव वॉल्स और प्लेटफॉर्म्स के लिए लेबर मोबिलाइज हुआ। इससे कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग का संकेत मिलता है। लेकिन पावर सेंटर या रूलर का डायरेक्ट आर्कियोलॉजिकल प्रूफ इमीडिएटली नहीं मिलता। मोहनजोदारो की एक लार्ज बिल्डिंग को पैलेस लेबल किया गया, लेकिन वहां स्पेक्टेकुलर फाइंड्स नहीं मिले। स्टोन स्टैचू को प्रीस्ट किंग कहा गया, पर यह लेबल मेसोपोटामियन पैरेलल से इन्फ्लुएंस था। स्कॉलर्स के व्यूज अलग हैं। कुछ नो रूलर्स और इक्वल स्टेटस की बात करते हैं, कुछ मल्टीपल रूलर्स की और कुछ सिंगल स्टेट की। सिंगल स्टेट व्यू के लिए प्लान्ड सेटलमेंट्स, स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स, सिमिलर आर्टिफैक्ट्स और रॉ मटेरियल सोर्सेस के पास सेटलमेंट्स जैसे एविडेंस दिए जाते हैं। चैप्टर यह भी कहता है कि किसी सॉर्ट का डेमोक्रेटिक सिस्टम संभव हो सकता है। इसलिए एग्जाम में एक रिजिड कंक्लूजन मत दो। एविडेंस और कंपीटिंग इंटरप्रिटेशंस दोनों लिखना स्ट्रॉन्गर अप्रोच है। अब फाइनल हिस्टोरिकल ट्रांसफॉर्मेशन।
अराउंड 1800 BCE तक चोलिस्तान जैसे रीजन्स में मैच्योर हड़प्पन साइट्स अबैंडन होने लगे और गुजरात, हरियाणा तथा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में न्यू सेटलमेंट्स बढ़े। आफ्टर 1900 BCE वेट्स, सील्स, स्पेशल बीड्स, राइटिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड और क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन कम या डिसअपीयर होते दिखते हैं। हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स डेटीरेटेड, लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर्स बनना बंद हुए और ओवरऑल रूरल वे ऑफ लाइफ दिखाई देती है। एक्सप्लेनेशंस में क्लाइमेटिक चेंज, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव फ्लड्स, शिफ्टिंग या ड्राइंग रिवर्स और ओवरयूज ऑफ लैंडस्केप शामिल हैं। कोई सिंगल एक्सप्लेनेशन पूरे सिविलाइजेशन कोलैप्स को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं करती। इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन यह है कि शायद स्ट्रॉन्ग यूनिफाइंग एलिमेंट पॉसिबली हड़प्पन स्टेट समत हुआ। इसके साथ सील्स, स्क्रिप्ट, डिस्टिंक्टिव बीड्स और पॉटरी गायब हुए। स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स की जगह लोकल वेट्स आए और सिटीज डिक्लाइन या अबैंडन हुई। इसे कंप्लीट डिसअपीयरेंस ऑफ पीपल मत लिखना, मटेरियल कल्चर और सेटलमेंट पैटर्न में ट्रांसफॉर्मेशन लिखना अधिक एक्यूरेट है। अब आर्कियोलॉजी की बड़ी सीख, हड़प्पन स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं जा सकी, इसलिए हाउसेस, पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, सील्स, बोन्स और अदर मटेरियल रिमेन्स से पास्ट रिकंस्ट्रक्ट किया गया। साइट्स में ऑक्यूपेशनल डेब्रीज लेयर्स बनाता है। लोएस्ट लेयर्स जनरली ओल्डेस्ट और हाईएस्ट मोस्ट रीसेंट होती हैं। इन लेयर्स की स्टडी को स्ट्रैटिग्राफी कहते हैं। आर्टिफैक्ट मिलना शुरुआत है, कंक्लूजन नहीं। आर्कियोलॉजिस्ट मटेरियल के आधार पर क्लासिफाई करते हैं, फिर फंक्शन के लिए रिजेम्बलेंस, कॉन्टेक्स्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस देखते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे क्लॉथ, लेदर, वुड और रीड्स ट्रॉपिकल कंडीशंस में डिकम्पोज हो सकते हैं, इसलिए सर्वाइविंग एविडेंस पूरी लाइफ का कंप्लीट सैंपल नहीं होता। इंटरप्रिटेशंस चेंज भी हो सकती हैं। मोहेंजोदारो में स्केलेटन्स को देखकर अर्लियर आर्कियोलॉजिस्ट ने मैसेकर का आइडिया दिया, लेकिन लेटर री एग्जामिनेशन ने बताया कि स्केलेटन सेम पीरियड के नहीं थे और फाइनल डिस्ट्रक्शन का क्लियर एविडेंस नहीं था। यह एग्जाम्पल दिखाता है कि केयरफुल री एनालिसिस पुराने कंक्लूजन को रिवर्स कर सकती है। डिस्कवरी स्टोरी भी इंपॉर्टेंट है। कनिंघम हड़प्पा सील के सिग्निफिकेंस नहीं समझ पाए क्योंकि उनका फ्रेमवर्क अर्ली हिस्टोरिक साइट्स और रिटर्न सोर्सेज पर सेंटर्ड था। बाद में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में और रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदारो में सिमिलर सील्स पाए। 1924 में जॉन मार्शल ने न्यू सिविलाइजेशन की डिस्कवरी अनाउंस की। मार्शल एवरीडे पैटर्न्स में इंटरेस्टेड थे, लेकिन हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन से स्ट्रैटिग्राफिक कॉन्टेक्स्ट खो गया। और E.M. व्हीलर ने 1944 के बाद स्ट्रैटिग्राफी फॉलो करने पर जोर दिया। ये एग्जाम में आर्कियोलॉजी की चेंजिंग मेथड्स का अच्छा एग्जाम्पल है। याद रखो, एक्सकवेशन मेथड बदलने से आर्टिफैक्ट्स की इंटरप्रिटेशन और कल्चरल सीक्वेंस दोनों प्रभावित हो सकते हैं। रिलीजियस इंटरप्रिटेशन में भी कॉशन चाहिए। फीमेल फिगरीन्स को मदर गॉडेसेस, कुछ स्ट्रक्चर्स को रिचुअल और सीटेड फिगर को प्रोटो शिव माना गया, लेकिन लेटर ट्रेडिशंस को एंशिएंट एविडेंस पर डायरेक्टली इंपोज करना स्पेकुलेटिव हो सकता है। ग्रेट बाथ, फायर ऑल्टर्स, सिंबल्स और फिगरीज के फंक्शंस पर क्वेश्चंस अभी भी ओपन है। अब एग्जाम प्रैक्टिस, 100 से 150 वर्ड्स के आंसर में फूड आइटम्स और प्रोवाइडर्स पूछे जा सकते हैं। बेरियल्स और आर्टिफैक्ट से सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस, ड्रेनेज और टाउन प्लानिंग या बीड्स के मटेरियल्स और किसी एक बीड की प्रोडक्शन प्रोसेस। हर आंसर में ओपनिंग स्टेटमेंट, एविडेंस बेस्ड पॉइंट्स और शॉर्ट कंक्लूजन रखो। 5 मार्क या लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में मोहनजोदारो की डिस्टिंक्टिव फीचर्स, क्राफ्ट रॉ मटेरियल्स और प्रोक्योरमेंट, आर्कियोलॉजिस्ट्स द्वारा पास्ट रिकंस्ट्रक्शन या हड़प्पन रूलर्स के पॉसिबल फंक्शंस आ सकते हैं। लॉन्ग आंसर को हेडिंग्स में ऑर्गेनाइज करो। एग्जाम्पल के लिए मोहनजोदारो आंसर में सिटाडेल, लोअर टाउन, प्लेटफॉर्म्स, ब्रिक्स, ड्रेन्स, हाउसेज और ग्रेट बाथ का लॉजिकल ऑर्डर रख सकते हो। एक आंसर फ्रेम सुनो। आर्कियोलॉजिस्ट्स रिकंस्ट्रक्ट द हड़प्पन पास्ट थ्रू मटेरियल रिमेन्स। पहले पॉटरी, टूल्स, ऑर्नामेंट्स, हाउसेस और सील्स जैसे रिमेन्स आइडेंटिफाई करो। फिर मटेरियल, फंक्शन और कॉन्टेक्स्ट के आधार पर क्लासिफाई करो। फूड के लिए चार्ड ग्रेन्स,
सीड्स और एनिमल बोन्स, सोशल डिफरेंसेस के लिए बरियल्स और लग्जरी डिस्ट्रीब्यूशन, क्रोनोलॉजी के लिए स्ट्रैटिग्राफी जोड़ो। मैप वर्क को भी रिवाइज करो। एग्रीकल्चर एविडेंस वाले साइट्स, क्राफ्ट प्रोडक्शन वाले सेंटर्स और रॉ मटेरियल लोकेशंस अलग अलग मार्क करने हैं। चनुदारो को क्राफ्ट प्रोडक्शन से, नागेश्वर और बालाकोट को शेल वर्क से, शोर्टुघाई को लैपिस लाजुली सोर्स के पास लोकेशन से और लोथल को कोस्टल तथा क्राफ्ट कनेक्शन से एसोसिएट करके देखो। अब फाइनल नॉलेज चेक। मैच्योर हड़प्पन डेट्स क्या हैं? 2600 BCE से 1900 BCE। स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक रेशियो क्या है? लेंथ हाइट से 4 टाइम्स और ब्रेड्थ 2 टाइम्स। स्क्रिप्ट किस डायरेक्शन में लिखी गई मानी जाती है? राइट टू लेफ्ट। लोअर वेट्स का पैटर्न बाइनरी। ये 4 फैक्ट्स बिना देखे बोल पाओ तो अच्छा प्रोग्रेस है। चलो सबसे इंपॉर्टेंट रिकैप करते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन 6000 BCE से 1300 BCE तक की ब्रॉड स्पैन वाली सिविलाइजेशन थी, जिसमें अर्ली, मैच्योर और लेट फेजेस थे। मैच्योर फेज में मोहनजोदारो जैसे प्लान्ड अर्बन सेंटर्स, सिटाडेल और लोअर टाउन, स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स, ग्रिड स्ट्रीट्स, हाउसेस, वेल्स और सोफिस्टिकेटेड ड्रेन्स मिले। एग्रीकल्चर और डाइवर्स डाइट को ग्रेन, सीड्स, एनिमल बोन्स और फिश से समझा जाता है। फिर हमने बरियल्स और लग्जरी ऑब्जेक्ट्स से पॉसिबल सोशल डिफरेंसेस, चन्हुदारो और कोस्टल सेंटर्स से स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट्स, बीड्स की डिटेल्ड प्रोडक्शन और लोकल तथा डिस्टेंट मटेरियल्स की प्रोक्यूरमेंट देखी। ओमान, मेसोपोटामिया और दिलमुन से कॉन्टैक्ट्स के क्लूज मिले। सील्स ट्रेड सिक्योरिटी और आइडेंटिटी से जुड़ी थी। स्क्रिप्ट अनडिसाइफर्ड थी और वेट्स एक्सचेंज को रेगुलेट करते थे। कॉमन मिस्टेक मत करना। हड़प्पन डिक्लाइन को अचानक पीपल के कंप्लीट डिसअपीयरेंस या एक निश्चित सिंगल कॉज से एक्सप्लेन मत करना। अराउंड 1900 BCE के बाद अर्बन लाइफ, राइटिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन और स्टैंडर्डाइज्ड आर्टिफैक्ट्स में डिक्लाइन तथा रूरल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देती है। कॉजेज मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं और पूरे रीजन पर का इफेक्ट समान नहीं रहा होगा। तुम्हारा कॉन्क्रीट चैलेंज ये है, नोटबुक में 3 हेडिंग्स बनाओ। एविडेंस, इन्फेरेंस और लिमिटेशन। फिर ग्रेट बात, बरियल्स और हड़प्पन स्क्रिप्ट के लिए हर हेडिंग के नीचे एक एक पॉइंट लिखो। इससे तुम सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि हिस्टोरियन की तरह रीजनिंग भी प्रैक्टिस करोगे। और अगर किसी आंसर में अटक जाओ, एडजी में उसे एग्जैक्ट क्वेश्चन की तरह पूछकर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो या एक्टिव रिकॉल रिवीजन चैलेंज से खुद को टेस्ट करो। आज का फाइनल टेक अवे है, हड़प्पन पास्ट हमें ऑब्जेक्ट्स से मिलता है, लेकिन ऑब्जेक्ट्स का मीनिंग कॉन्टेक्स्ट, कंपैरिजन और केयरफुल इंटरप्रिटेशन से बनता है। मैं गौरव था, मेरे साथ स्वाति थी। पढ़ते रहो, कामली रिवाइज करो और नेक्स्ट आंसर एविडेंस के साथ लिखो।